जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज मैं पॉलिटी से संबंधित ये लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले के वीडियो देख लीजिए, तो ये आगे देखने में आपको सहूलियत होगी और आपको पूरा समझ में आएगा कि ये क्या बता रहा हूँ मैं या किस तरीके से। ठीक है, तो संक्षेप में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि अभी जो वीडियो चल रहा है उसमें ये संविधान की विशेषताओं के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं बता बता रहा हूँ। तो 11 विशेषताएं मैं बता चुका हूँ, उनको आप पिछले उस वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत पॉलिटी करके बनी हुई है, तो उसमें आप जाइए और वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12वीं जो विशेषता है उससे शुरुआत करते हैं। तो 12वीं जो विशेषता है वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके साथ। वो अपनी वोटिंग कर सकता है, वो वोट दे सकता है। उसमें ये नहीं होगा कि आप इस धर्म के हैं तो नहीं देंगे, इस लिंग के हैं तो नहीं देंगे, या आप पढ़े लिखे हैं तो नहीं देंगे, या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो देंगे। ऐसा कुछ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो सार्वभौम मताधिकार है। पहले जो ब्रिटिशर्स के ज़माने से चली आ रही थी, जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 वर्ष थी। ठीक है, उसको 61वें जो संविधान संशोधन हुआ था, ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 61st अमेंडमेंट जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसमें 21 वर्ष से इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अब वही अभी भी चल रही है कि 18 वर्ष से ऊपर, जैसे ही आप 18 वर्ष के पूरा होते ही आप वोटिंग, आपका वोटर आईडी बनेगा और आप बनवा सकते हैं और आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। कहने का मतलब ये है कि उस समय भी और अभी भी जनसंख्या तो ज़्यादा थी, गरीबी भी उच्च थी, सामाजिक असमानता भी थी उस समय, अशिक्षा भी थी, लोगों को पता ही नहीं था। अभी भी आप गांव में देखिए, गांव में लोग अभी भी विकास के नाम पर वोटिंग नहीं करते हैं, वो जाति के, धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो ये अभी भी समस्या है, लेकिन हाँ ये है कि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो अपने वोट की ताकत उनको पता हो रही है, वो वोटिंग कर रहे हैं अपना। तो कहने का, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि उस समय जो ये साहस दिखाया गया था वो बहुत ही सराहनीय प्रयोग था और वो कारगर सिद्ध होता नजर आ रहा है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। ठीक, तो ये हुआ। अगली विशेषता देखते हैं, एकल नागरिकता। आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है, सिर्फ भारतीय, मतलब भारतवासी। यहाँ पर दो नहीं है, जैसे यूएसए में दो है। ठीक है, स्टेट की अलग है और यूएसए की अलग, मतलब वहाँ पे केंद्र की अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एकल नागरिकता देखने को मिलेगी। यद्यप भारतीय फेडरल संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता बस। ये जब तक जम्मू कश्मीर का ये पुनर्गठन नहीं हुआ था, अभी जो 2019 में हुआ है, उसके पहले तक वहाँ दो नागरिकता होती थी, एक तो जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। ठीक है, लेकिन अभी जब से समाप्त किया गया, जब से संघ शासित प्रदेश बनाए गए, तब से वहाँ भी वो समाप्त कर दिया गया है।
एक ही नागरिकता पूरे देश में है। ठीक है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों को दो समूहों के लाभ उठाता है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। ठीक। भारत में भी सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हों या रहते हों, संपूर्ण देश की नागरिकता के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजाति क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन वो ये चूँकि पुराना ये संस्करण है ये, तो इसमें ये आप हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें, ये समाप्त हो गया अभी। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। ये आपने देखा ही होगा, आए दिन आपको ये चीज़ें सुनाई देती हैं। इसका अर्थ है यह कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये है कि नागरिकता तो एकल एकल ही रखी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको चीज़ें, ये जो अनियमितताएं हैं वो देखने को मिलती हैं कि आपको सांप्रदायिक दंगे दिखेंगे, वर्ग संघर्ष दिखेगा, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, ये सब आपको दिखेगा। दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, उत्तर पूर्वी भारत के ये आपको विवाद अक्सर देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र व एवं राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। संविधान के ने भारत के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं, वो बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं जो स्वतंत्र निकाय हैं। तो देखिए आप उनको। संसद, राज्य विधानसभाओं के भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा आप। राज्य व केंद्र के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ठीक है, सीएजी। ठीक है। तो और एक आपने इलेक्शन कमीशन देखा और एक ये देखा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी देख लिया आपने। यह अखिल भारतीय सेवाओं एवं उच्च केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है। अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, जो स्टेट पीएससी होती हैं वो। ठीक है। तो हमने देखा इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी, और आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये निकाय हैं जो कि स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं, और भी हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। अभी जो अगली जो विशेषता है वो देखिए, आपातकालीन प्रावधान। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी हैं। ठीक है। ये आपातकालीन प्रावधान आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता सुरक्षा। ठीक है। संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जाए, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए ये आपातकालीन प्रावधान लगाए गए हैं। तो देखिए उसको ये संक्षिप्त में इसमें वर्णन दिया हुआ है कि कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, तो युद्ध, आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। ठीक है, एक तो वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राज्यों में आपातकाल आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, उसको संवैधानिक तंत्र की असफलता अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, ठीक है, 365। संवैधानिक तंत्र की असफलता का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी राज्य में मुख्यमंत्री या
कोई राजनीतिक दल है उसको बहुमत नहीं मिला है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, या फिर केंद्र का कोई निर्देश दिया गया उसका पालन नहीं हुआ, उसका अनुपालन नहीं किया राज्य ने, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। पहले ये बहुत होता था। पहले आपको याद होगा कि जब आपातकाल लगा था उस समय, उसके बाद काफ़ी ये घटनाएं देखने को मिली थी कि ये जो राष्ट्रपति शासन है इसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ है। अभी भी, अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन पहले इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। आप देखेंगे आगे कहीं चर्चा होगी तो मैं इसको बताऊंगा आपको, अगले जब लेक्चर में तो मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। आपको पता चलेगा कि कैसे और किस तरीके से इसका दुरुपयोग भी होता है और हुआ था। वित्तीय आपातकाल, भारत में वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, आर्टिकल 360, ये अनुच्छेद ये मैचिंग में आते हैं, ये लिस्टिंग में, तो याद रखिएगा आप लोग। जो ये अनुच्छेद हैं, ये जैसे ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो गया, राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन जो हो गया वो 356, 365, ठीक है, और ये वित्तीय आपातकाल, तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसको दिमाग में आप बिठाते चलिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप एक प्रश्न बताइए कि वित्तीय आपातकाल भारत में लगा है अभी तक या नहीं लगा है, ठीक है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र के सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य के नियंत्रण में, राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। कहने का मतलब जब भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस समय या राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो सारी जो केंद्र सत्ता, पूरी सत्ता जो केंद्र है वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। वो केंद्र सरकार ही फिर उनको अपने हिसाब से चलाती है वो, ठीक है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश के ढांचा संघीय एकात्मक हो जाता है, जैसा कि आपने एकात्मक लक्षण में सुना है, ठीक है। ये बिना संविधान संशोधन के इस ढांचे में ये परिवर्तित हो जाता है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राजनीतिक तंत्र का संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक, यानी कि आपातकाल के दौरान, जैसे संघीय क्या है, सामान्य स्थिति में तो संघीय है, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगेगा केंद्र जो है वो राज्य केंद्र के अंडर में चले जाएंगे सारे, तो उस समय क्या होगा, फिर वो एकात्मक रूप दिखाएगा अपना, जो संविधान का एकात्मक स्वरूप है वो झलकने लगता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है, परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। समझ में आई जो मैं आपको समझा रहा था। त्रिस्तरीय सरकार, ये व्यवस्था, ये विशेषता भी है, त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान में केंद्र एवं राज्य की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में यह वर्ष 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये ठीक, ये देखिए, तो ये आपको ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे पंचायती राज, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो इसमें 3 स्तरीय सरकार, स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया जो किसी और संविधान में नहीं है, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन में एक तो 9वां भाग जोड़ा गया, ठीक, एक 11वीं सूची जोड़ी गई ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो याद रखिएगा आप लोग कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से क्या हुआ, 9वां भाग 9 जोड़ा गया एक तो, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुसूची, एक अनुसूची भी जोड़ी गई, वो 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, उसमें भाग 9A जोड़ा गया, या 9 का जिसको बोल सकते हो आप, 9 का जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से, और एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 12, अभी तक 12 अनुसूची है ना, तो ये वही है, एक 11वीं जोड़ी गई और एक ये फिर 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है। तो ये नगर पालिकाओं के लिए, तो ये आता है, ये मैचिंग में आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ये यहाँ पे एक तरफ संविधान संशोधन दे देगा या फिर अनुसूची दे देगा, तो आपको उससे उसको मैच करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है ये। अभी आगे देखते हैं, ये संविधान पे एक नज़र डाल लेते हैं कि ये विषय
और इधर अनुच्छेद उससे संबंधित। वैसे मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, फिर भी इसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है 1 से 4 अनुच्छेद, नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व और अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4A में 4 में मौलिक कर्तव्य और 51 का। देखिए भाग 5 में संघ सरकार, ये 52 से लेकर 1 से 51 तक है। और इसमें देखिए कितने पार्ट हैं, ये भाग 5 में भी कितने पार्ट हैं ये भी ध्यान रखिएगा। एक, कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये कितने भाग हैं इसमें, तो याद रखिएगा संघ सरकार में भाग 5 में भी कितने पार्ट हैं ये, तो 5 हैं। ठीक, राज्य सरकारें 6वें में राज्य सरकारें आ जाती हैं। ठीक, राज्य सरकारों में देखिए 4 भाग हैं, नहीं इसमें 6 भाग हैं, यहाँ पर 6 भाग हैं राज्य सरकारों में। और अनुच्छेद देख लीजिए आप 152 से लेकर के और कहाँ तक हैं ये देखिए आपको 237 तक मिलेगा। ठीक है, 7वां भाग निरसित है, मतलब इसको हटा दिया गया है। 8वां भाग कौन सा है, संघ राज्य यूटीज के लिए 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक। भाग 9 में पंचायतें, जो अभी आपको बताया गया, ऊपर बताया मैंने, ये 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक, और इसके साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक, पंचायतें वही है ये देखिए 9 का नगर पालिका, जो मैं अभी आपको बताया कि 74वें संविधान संशोधन से, और 12वीं अनुसूची। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग में आप रख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये मैचिंग में आता है, 100% आता है। ठीक है, ये 9 खा ये सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, ये 97th अमेंडमेंट हुआ था ये। ठीक है, 2011 में, उसके थ्रू ये जोड़ा गया है 9 खा सहकारी समितियों। ठीक है, 10वें में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ये 244 से 244 का अनुच्छेद याद रखिएगा। 11वां जो है संघ एवं राज्य के बीच संबंध, 245 से 263, इसमें दो संबंधों में भी दो, एक तो विधायी हो गए और एक प्रशासनिक, तो याद रखिएगा विधायी 245 से 255 और प्रशासनिक जो है वो 256 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसमें 264 से लेकर 300A तक। इसी यहीं पे 300 में ही आपको संपत्ति से संबंधित अधिकार भी देखने को मिलेगा, जो कि मूल अधिकार था और उसको हटा करके आपका 300 आर्टिकल 300 में रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए भाग 12 देख लिया आपने, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अभी नेक्स्ट देखें कौन सा भाग है ये, 13वां, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम। ठीक, ये 301 से 307 अनुच्छेद आता है इसके अंडर में। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें सेवाएं और लोक सेवा आयोग दोनों आती हैं। ठीक है, 308 से 323 तक। 14 का में अधिकरण आता है, 323A और 323B, ये प्रशासनिक अधिकरण है और ये अन्य अधिकरण है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। 15वां निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329 तक। 16वें में कुछ वर्गों से विशेष संबंधित विशेष प्रावधान हैं, इसमें दिए गए हैं 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा, ठीक है, 343 से 351 तक याद रखिएगा। भाग 18 में आपात उपबंध, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसमें कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो याद रखिएगा वो अभी जब आपात उपबंध पढ़ाएंगे तो उसमें वो पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं, कैसे क्या कब लगता है, क्या होता है, संसद अनुमोदन कितने दिन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हटाया जाता है, तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो आपात उपबंध जब मैं बताऊंगा इसमें तो आपको वो डिटेल से जानकारी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 19वें में प्रकीर्ण है, याद रखिएगा 361 से 367 तक। 20वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 368 एक ही आर्टिकल है इसके अंडर में, वो भाग 20 में। 21वें में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये 369 से 392 के बीच में है। ठीक है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब है इसमें 393 से 95। ठीक है,
आगे देखिए, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। ये सारा अनुच्छेद नहीं है इसमें कि मतलब पूरा एक से लेकर के 395 तक, या जो भी अभी जितने भी संशोधन के जरिए जोड़े गए हैं वो पूरा नहीं है इसमें। पूरा इन द सेंस जो मेन मेन है, इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, कुछ कुछ बीच बीच में छूटे हुए हैं, तो वो मैं आपको बेयर एक्ट से करवाऊंगा। तो बेयर एक्ट जब पढ़ाऊंगा उसमें वो सारा एक साथ करवा दूंगा मैं, कोई भी उसमें छूटेगा नहीं। ये फिलहाल आप एक नज़र में रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे इनसे इन्हीं से जो ये दिए गए हैं इन्हीं से सवाल भी पूछे गए हैं। तो चलिए इसका एक फटाफट एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं इसको, और एक दो बार देखिएगा तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये इधर अनुच्छेद लिखे हुए हैं और इधर उसका विषय लिखा हुआ है, किससे वो संबंधित है। तो पहला जो है वो संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा, राज्यों के नाम का राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको दे देगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत सही से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियोस, तो आपको याद हो जाएगा ये। मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ये 13 में, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू, अब देखिए सिर्फ इसमें 1 और 3 ही है, बाकी उसमें बीच में सब नहीं दिया हुआ है, तो वो मैं पूरा एक बार करवाऊंगा। ये फिलहाल आप ध्यान रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आर्टिकल 13 है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी उसका नियम या जो भी कानून पारित करते हैं, अधिनियम बनता है, उसका रिव्यू वो जुडिशियल रिव्यू करती है, ठीक है। इसी यही है वो शक्ति जो मिलती है उसको, इसी इससे ही मिलती है, अनुच्छेद 13 से। तो ये भी पूछा गया है प्रश्न घुमा के। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, ठीक है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में 18 नहीं है, 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। 21 का में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक। 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये सब मूलाधिकार हैं, यहाँ से शुरू होता है सब, 14 से लेकर के 32 तक ये सब मूलाधिकार में ही आते हैं आप, ठीक। वो पूरा एक डिटेल से बताऊंगा, इसमें तो बीच बीच में छूटा हुआ है, नहीं दिया गया है, तो जो है वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन एवं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक। 31 गा में है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है। 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट रिट जारी करने के लिए, ठीक है। 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 नहीं है, 40 में है इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक। 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात की गई है। 45वां जो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ठीक है। 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ठीक है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, ठीक है, आईआर से रिलेटेड। 51 का में मौलिक कर्तव्य। 72 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो 74वें में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 78वें में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 में 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अभी आज देखिए इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है, तो उसमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श। 143 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि के संबंधों में ये राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इनको याद करने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
एक जगह आप लिखिएगा संघ का, संघ के जो ये अनुच्छेद हैं वो, और एक तरफ राज्य, ये दोनों को एक सामने सामने लिखकर याद कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप अपनाइएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे बड़ा आपको मिक्स टाइप लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप जब एक एक जगह ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एक जगह आपने लिखा कि यहाँ पर 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, तो यहाँ पे आप इस तरफ लिख लीजिए, उसी के सामने ही लिख लीजिए कि राज्यपाल, क्योंकि कमोबेश वही स्थिति होती है राज्यपाल की जो राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, राज्य में, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख जो होता है, राज्य का प्रमुख या वो कार्यपालिका का प्रमुख कह सकते हैं आपके राज्यपाल होता है, उसी के बिहाफ पे सारे काम होते हैं। और पूरे राष्ट्र देश में राष्ट्रपति होता है प्रमुख, उसके नाम पे सारे काम होते हैं। ठीक है, प्रमुख वो होता है। तो उन दोनों को आप आमने सामने रख के याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप राष्ट्रपति का लिखिए कि ये 72 है क्षमादान शक्ति, तो राज्यपाल का कितना है, राज्यपाल का 161 है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, वैसे ये हर सभी आर्टिकल्स में नहीं लगता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में 100% आप देखिएगा इसको। राज्य केंद्र वाला जो भी है, यानी राष्ट्रपति या केंद्र से संबंधित जो है, संघ से संबंधित, उसका जो आर्टिकल होगा, ये जैसे 72 है तो इसका योग करेंगे तो कितना होगा 9, इसका दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 8। यानी कि अगर आपको 72 याद है और राज्यपाल का नहीं याद आ रहा है, तो आप इस हिसाब से लगाइए कि उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, 160 या 161। तो जैसे ही क्षमादान में 72 अगर इसका याद है तो इसको आप निकाल सकते हैं 161, यानी कि 8। राज राज्य हमेशा एक नंबर कम होगा। अभी देखिए और भी बताता हूँ मैं आपको, कई कई जगह पे दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरीके से याद कीजिएगा आप उसको कि एक तरफ लिख लीजिएगा आप संघ के और एक तरफ लिखिएगा राज्य के। ठीक, तब दोनों को आमने सामने लिख के याद करेंगे, वही सेम ही चीज़ें। ठीक है, बीच में आप उसको लिख सकते हैं, दोनों को बीच में क्या संबंध है, ये 72 इधर लिखिए, उसका एक इधर लिखिए 161। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए लिखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। वहाँ पर 78 है, यहाँ पे 167 है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, वहाँ पे 78 है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। ठीक है, 169 क्या है, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। ये कौन कर सकता है बताइए आप, राज्य कर सकता है क्या उत्साधन और सृजन, या संसद करता है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। 200 में विधायकों की अनुमति है, 213 में विधानमंडल के विश्रांतकाल अध्यादेश। अब देखिए, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में क्या है अध्यादेश के लिए 123, और यहाँ क्या है 213। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर ही है, लेकिन सिर्फ वन का वन आप इधर कर दीजिए, तो ये राज्य का हो जाएगा, राज्यपाल का, और ये राष्ट्रपति का। 123 है राष्ट्रपति के लिए, और 213 है ये अपना राज्यपाल के लिए। ठीक, अध्यादेश जारी करने के लिए। तो ऐसे आमने सामने लिख के रखिएगा तो याद हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, 226 जो है रिट जारी करने के लिए है, जिसका मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करने के लिए। ठीक, 239 का दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना है तो 249। ठीक, जैसे ये इसमें जिनेवा कन्वेंशन जब 1960 में उसका वो लागू किया गया था, तो उस पर राज्य सूची पर भी कानून बनाए गए थे। 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों से संबंधित है, ये जल विवाद संबंधी जो भी है। ठीक है, तो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में 263। 265 विधि के प्रकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, ये 265 आर्टिकल याद रखिएगा। 275 में कुछ राज्यों से संघ से जो अनुदान दिए जाते हैं वो आता है किसमें 275 में। 280 वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का बताइए आप क्या है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है बताइए आप। वैसे इसमें दिया नहीं है आगे, लेकिन आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियाँ हैं। 300 का में विविध विधि के प्रकार प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार जो बताया आपको मूलाधिकार से हटाकर यहाँ कर दिया गया। कहने का मतलब अगर आप किसी की संपत्ति ले रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, आपको बाकायदे उनको उसका
हर्जाना देना पड़ेगा। उस पे आपको जो भी उनका इसके हिसाब से पैसा बन रहा होगा वो आपको उनको देनी पड़ेगी। ठीक है। 311 में संघ एवं राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना या पद से हटाए जाना। ठीक है, ये 311 में है। ठीक है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 में है। 320 में है लोक सेवा आयोगों के कृत्य, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे जाते हैं। 303 का में प्रशासनिक अधिकरण, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 303 323 बी में या खा कह सकते हैं, वो अन्य प्राधिकरण अधिकरण जो बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। 324 से लेकर 329 तक आपके निर्वाचन आयोग है, तो उससे संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं, 324 में है। 330 में ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, 330 में। 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 352 में आपातकाल की घोषणा, अभी बताया आपको मैंने। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में उपबंध। ठीक है। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है। 365 में संघ द्वारा राज्यों को दिए गए आदेशों के पालन को प्रभावी न करने की असफलता का प्रभाव, तो उसमें भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति जो दी गई है संसद को, वो आर्टिकल 368 में दी गई है। 370 जम्मू कश्मीर, ये अब इसको मतलब समाप्ति कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद थे, उनके जो उपबंध हैं वो एक शॉर्ट नोट में इसमें दिया गया है। बेयर एक्ट में आपको बता दूंगा, बेयर एक्ट आप ले लीजिएगा। वैसे ये पढ़ने के लिए बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, आप बेयर एक्ट रखिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी आप को डाउट होता है या कुछ भी है तो आप उसको उठा के देख लीजिए। कई बार बुक्स में मिस प्रिंट हो जाता है, गलत छपा रहता है, तो आप उसमें डाउट क्लियर कर लीजिए, उसमें एकदम सही लिखा रहेगा। ठीक है। तो ये अभी देखते हैं कितना बचा हुआ है इसमें। आज का वीडियो यहीं नहीं तो समाप्त करते हैं, तो काफ़ी है इसमें अभी, तो नहीं तो वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक पार्ट में और ये वीडियो लेकर आऊँगा मैं यहाँ से, जिसमें कि अनुसूचियों के बारे में दिया गया है। ये बताने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो इस वीडियो को यहीं यहीं तक रखते हैं। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ आपको डाउट है तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए उसको, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।